नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस की बैठक जो है वो होनी है। कांग्रेस में तेज हो चुका है नेता प्रतिपक्ष पर मंथन। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में बैठक है। बैठक के लिए दिल्ली, गहलोत, पायलट और डोटासरा पहुंच चुके हैं। राजस्थान में 19 जनवरी से है विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। सत्र से पहले कांग्रेस में बैठकों का दौर जो है वो चलना शुरू हो चुका है। कोर कमेटी, चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस में मंथनों का दौर अब लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि सत्र से पहले कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा। 2024 के भी चुनाव जो हैं वो बेहद ही पास आ चुके हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जयपुर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं राकेश शर्मा। राकेश, कांग्रेस में बैठकों का मंथन होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? कब बैठक होगी, कौन कौन शामिल होगा? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, आज जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो दिल्ली में हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी की जो इम्फाल से न्याय यात्रा शुरू हुई थी उसके बाद सभी दिल्ली में है। चूंकि आज दिल्ली में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ साथ बैठक है, क्योंकि कांग्रेस में दिल्ली में अभी बैठकों का दौर जारी है। चुनाव समितियां गठित की जा रही हैं, लेकिन राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का पद अभी तक रिक्त है। 19 तारीख से जो है विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले 17 और 18 को 3 बड़ी बैठकें, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है और स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक भी है। 19 तारीख को जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जो है वो जयपुर आएंगे। तो इससे पहले आज जो है कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। इसके लिए सभी जो वरिष्ठ कांग्रेसी प्रदेश के हैं उनसे चर्चा की जा रही है। हालांकि जो नाम पहले चर्चा में थे आज भी उन्हीं पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पद के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आंतरिक तरीके से एक लॉबिंग चल रही है कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि आलाकमान जिस तरीके से प्लान कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में ये विधानसभा राकेश, जब सचिन पायलट को प्रदेश के बाहर की जिम्मेदारी सौंपी गई कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी हमलावर थी। बीजेपी ने कहा कि सचिन पायलट को बाहर की जिम्मेदारी इस वजह से सौंपी गई क्योंकि प्रदेश की राजनीति से कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत सचिन पायलट को बाहर करना चाहती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेता प्रतिपक्ष की रेस में सबसे आगे कौन है? सियासी गलियारों में कुछ सामने आया? बिल्कुल, देखिए, जो नाम चर्चाओं में है सियासी गलियारों में, उनमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम चर्चा में। इसके अलावा एक जो ऐसा नाम है जिस पर केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है, हरिमोहन शर्मा, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बूंदी क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। कई नाम हैं जो अलग अलग लॉबिंग से भी गए, उन पर भी मंथन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ना ही किसी तरह के संकेत दिए हैं, ना ही किसी विशेष व्यक्ति विशेष को ऐसी तवज्जो दी है, जिसमें अब चूंकि 19 तारीख से विधानसभा सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो तय करना है कांग्रेस को, और लोकसभा चुनाव के लिए इस विधानसभा सत्र में अगर सरकार को घेरना है तो एक नेता चाहिए प्रतिपक्ष का, जो कांग्रेस के विधायकों को लीड कर सके और जो सरकार से समस्याएं हैं, जो कांग्रेस की मांगे हैं, उनको प्रमुख रूप से विधानसभा में उठा सके। अब केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर जो है देख रहा है कि ऐसा तेज तर्रार नेता जो कांग्रेस विधायकों को एकजुट कर सके, कांग्रेस का नेतृत्व कर सके, साथ ही लोकसभा चुनावों की तैयारियों में भी उसका अहम योगदान रहे, इस दिशा में जो है अभी मंथन किया जा रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि देरी इस वजह से हो रही है राकेश, क्योंकि सारे समीकरणों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। एक तरफ कांग्रेस कर रही है, बीजेपी को एक तरफ जवाब तो देना ही है और वहीं दूसरी तरफ 2024 को भी साधना है कांग्रेस को, इस वजह से। राकेश, बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से
विधानसभा चुनावों की तस्वीर हम देखें तो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट परसेंट कम नहीं रहा है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान का जो वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है उसे बनाए रखने की जरूरत है और उसी पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से राजस्थान में सरकार बनी भाजपा की, उसके बाद जो चाहे वो सीएम पद हो या मंत्रिमंडल का गठन हो या इन जो घोषणाएं हुई हैं, उसका फायदा भी कांग्रेस कहीं ना कहीं उठाना चाहती है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताएं हैं या नेताएं हैं जिनकी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई सरकार गठन के दौरान, तो उन लोगों को कांग्रेस किस तरीके से साथ सकती है। यानी कांग्रेस की नजर पूरी तरीके से अब लोकसभा चुनाव के वोट बैंक पर है, किस तरीके से वोट बैंक को बढ़ाया जाए और किस तरीके से जो केंद्र सरकार की नाकामी है उनको जनता तक पहुंचाया जाए और कांग्रेस की जो वास्तविकताएं या कांग्रेस की जो खूबियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। मतदाताओं को रिझाने के प्रयास करने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है और उस नेतृत्व की तलाश में अभी भी केंद्रीय आलाकमान कोई जो फाइनल डिसीजन नहीं कर पाया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उनका आखिर नेतृत्व कौन करेगा प्रदेश में, तो इस तरीके से सियासी गलियारे में बहुत सारे सवाल राकेश उठने लगेंगे। खैर, ये बताइएगा राकेश कि दिल्ली में जो बैठक होनी है कितनी देर में शुरू होने वाली है, आज जब होगी तो? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व से जो सभी कांग्रेसी नेता हैं उनको आज वहां बुलाया, दिल्ली रुकने के निर्देश मिले हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो चूंकि नेता प्रतिपक्ष का पद है, इस पद को लेकर के उनसे मंथन किया जाएगा, सभी से अलग अलग मंथन किया जाएगा क्योंकि किसी तरह की लॉबिंग ना हो, सबकी भावनाएं जानी जाएगी कि कौन कौन जो बड़े नेता हैं किसके पक्ष में हैं और किस कारण से उनके पक्ष में हैं। तो अब बेसिकली इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आगामी लोकसभा चुनावों में क्या पूरी कांग्रेस एकजुट है या कांग्रेस की एकजुटता में कहीं मतभेद हैं, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर के अगर अलग अलग राय आती है तो निश्चित तौर पर इसका जो है कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस पर गहनता से मंथन करेंगे और किस तरीके से एक ऐसा नेता चुने जो सभी जो कांग्रेस के नेता हैं और सभी जाति धर्म और जो लोग हैं उनका नेतृत्व करता हो और उनको समानता से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहो, ताकि जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस को वोट बैंक का नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बांसवाड़ा दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना भी की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बांसवाड़ा दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है। बताते चलें कि प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए उन्होंने मां के दरबार में मत्था टेका है, पूजन अर्चन किया वहां पर और हाथ जोड़कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए हैं। तो शक्ति पूजा करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा लगातार देखे जा सकते हैं और जब बांसवाड़ा के दौरे पर वो पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने मां की आराधना की है। तो मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। बताते चलें कि अब से थोड़ी देर बाद बांसवाड़ा में जब सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे तो एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि संकल्प शिविर में अवलोकन करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो बांसवाड़ा के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा हैं और संकल्प शिविर का अवलोकन करने से पहले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने मुखातिब होने से पहले, उनसे बात करने से पहले और सबसे बड़ी बात जो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं उनसे चर्चा करने से पहले शक्ति पूजा करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए। जब वो बांसवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी के सामने बैठकर पूजन अर्चन किया है और शक्ति आराधना करते हुए नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, आज का पूरा कार्यक्रम बताइएगा सीएम का। आकाश, आवाज पहुंच रही है अब तक? बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं इस दौरान और प्रदेश की खुशहाली की कामना की जा रही है। साथ ही यहाँ मंदिर पूजा अर्चना के बाद वो तलवाड़ा स्थित भारत विकसित संकल्प यात्रा के प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे और वहाँ जो जन कल्याण योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे और साथ ही जनता को लाभ देने के लिए
ठीक है आकाश, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है सूबे के मुखिया ने। जब वो बांसवाड़ा पहुंचे तो मां त्रिपुरा सुंदरी के सामने उन्होंने मत्था टेका है और मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करवाया। चलिए बारा का रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। सहरिया आदिवासियों को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज 12 से पीएम जन मन अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली आदिवासियों से संवाद करने वाले हैं, उनसे मुखातिब होंगे। सहरिया जनजाति के लाभार्थियों से संवाद करते हुए जो है वो पीएम नजर आएंगे। तो पीएम मोदी वर्चुअली आदिवासियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। 8000 सहरिया परिवारों को पहली किश्त जो है वो मिलने वाली है। समरानिया कस्बे स्थित स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम जन मन योजना में शामिल हैं 12 जिला। तो दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज शहरी आदिवासियों को सौगात देने वाले हैं। 12 में पीएम मोदी का लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समरानिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रविवार को कलेक्टर ने जिला परिषद सीईओ कृष्ण शुक्ला ने संवाद स्थल का जायजा लिया था। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत आदिवासी परिवारों को 9 मंत्रालयों की मदद से सड़क, बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने जैसी 11 योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सहरिया आदिवासियों को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। हालांकि बताते चलें पीएम मोदी जो है वो वर्चुअली आदिवासियों से मुखातिब होंगे और कार्यक्रम स्थल पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही पीएम के कार्यक्रम की जानकारी मिली थी, सारी तैयारी पूरी कर ली गई। 2023 में जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय में अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने झारखंड से करी थी, उसमें जो हमारे पीवीजीटी ग्रुप्स हैं भारत के, उनको जोड़ा गया था। प्रथम चरण में 100 जिले हैं पूरे भारत से और राजस्थान से मात्र एक जिला है 12, जहाँ की सहरिया जनजाति को उसमें जोड़ा गया था। इसके जो मुख्य बिंदु वो ये थे कि जो 9 डिपार्टमेंट्स की 11 योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ सैचुरेशन और गैप एनालिसिस करके उन सभी हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो साथी हैं, उन तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में 12 जिले में करीबन 13,500 जो पीएम आवास हैं वो सैंक्शन हो गए हैं। करीबन 23 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो सैंक्शन हो गई हैं। साथ ही साथ 17,600 ऐसे परिवार थे जिनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं था, वो भी सैंक्शन हो गए हैं और उनका काम भी शुरू हो गया है। के लिए बेहद ही खास दिन है आज। बताइएगा पीएम कब जो है उनसे मुखातिब होने वाले हैं? विपिन, मुकम्मल किया गया है। 12 बजे जो है ऑन स्क्रीन आएंगे प्रधानमंत्री और आदिवासी जनजाति जो मंत्री है वो भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। राजस्थान के जो कई मंत्री और कह सकते हैं मुख्यमंत्री भी इस वर्चुअल संवाद में शामिल होने का कार्यक्रम रखा गया है। और समरानिया में ये पूरा यहाँ पर 12 जिले में कार्यक्रम है। समरानिया का जो स्कूल है वहां पर है। यहाँ पर सांसद दुष्यंत सिंह और यहाँ के विधायक जो हैं जिले के चारों वो और अधिकारी जो तमाम गण हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। वर्चुअली वो संवाद में रहेंगे। और सीधा सा बता दें कि राजस्थान में एकमात्र जो सहरिया आदिवासी जनजाति आदिवासी है वो 12 जिले में निवास करते हैं। और इस योजना के तहत, क्योंकि योजना का नाम ही जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, तो कहीं ना कहीं जो लीक से जो देश की विकास की दर से जो पीछे छूट गए थे, जो जनजाति आदिवासी पीछे छूट गई थी, उसके साथ न्याय, क्योंकि नाम में जुड़ा हुआ न्याय है तो उनके साथ ये न्याय और सीधा सा एकदम से एक साथ जो है लाभ दिया जा रहा है। क्योंकि 9 मंत्रालय पूरे साथ रखे गए। 11 जो योजनाएं हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कैसे बढ़ाया जाए, तो इन सब योजनाओं का बिल्कुल एक साथ चयनित किया गया, सर्वे किया गया। 35,000 करीबन सहरिया परिवार है और 1.25 लाख करीबन जो है वो सदस्य हैं सहरिया यहाँ पर लोग, तो उनको सबको लाभ दिया जाएगा। उनके गांव तक जो है सड़क नहीं है तो सड़क पहुंचाई जाएगी, बिजली पहुंचाई जाएगी, मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया करवाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए।
अलवर शहर में राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने देर रात एक्सीडेंट में घायल हुई महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए खुद के चेकअप भी करवाया। बताते चले कि जब मंत्री शालीमार शाम जागरण से अपने निवास के लिए वापस आ रहे थे, तभी अंबेडकर सर्किल पर दो बाइक आपस में भिड़ गईं, जिसमें से एक महिला को गंभीर चोट आई है, जिनको वन मंत्री ने अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंचाया। अंबेडकर सर्किल अलवर पर मैं एक अपना घर शालीमार जागरण था, वहाँ से वापस आ रहा था, मेरे निवास की ओर जा रहा था। तो अंबेडकर सर्किल पर ही दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी और उसमें एक महिला के गिरी, उस पर से चोट लगी उनको। तो मैंने वहाँ जाकर के जानकारी लगी तो उनके पाँव में और हिप्स में चोट थी। तो उनको मैं लेकर के अपनी सरकारी गाड़ी में अपने राजकीय अस्पताल में लेकर आया हूँ और यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उनके दर्द बता रही हैं और एक्सरे अभी वो करेंगे। वैसे ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और एक्सरे के बाद पता चलेगा कि पीठ में या किस जगह चोट लगी है। अजमेर का रुख करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 812वां उर्स है। पाकिस्तान से 230 जायरीन पहुंचेंगे आज अजमेर अमृतसर ट्रेन से पहुंचेंगे अजमेर और पुलिस ने सुरक्षा के किए हैं चाक चौबंद इंतजाम। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। 400 जवान ट्रेन स्टेशन और सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में किए गए हैं तैनात। स्टेशन पर पहुंचने पर बसों के जरिए पहुंचेंगे सेंट्रल गर्ल्स स्कूल। 5 दिन दरगाह में जियारत कर 20 जनवरी को लौटेंगे वापस। तो ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 812वां उर्स जो है उसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब जान के ये सामने निकल कर आ पा रही है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान से भी जो जायरीन हैं वो अजमेर पहुंचने वाले हैं, जिनको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे। अजमेर से लाइव जुड़ चुके हैं अशोक भाटी संवाददाता। अशोक, कब तक पहुंचेंगे जायरीन, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई है? जी बिल्कुल, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 812वां उर्स जारी है और अब जो है ये चरम पर है। लगातार जायरीन यहाँ पहुँच रहे हैं और अब पाकिस्तान से भी जो है जायरीन का जत्था आज यहाँ पर पहुँचने वाला है। आपने देखा होगा पहले प्रधानमंत्री की चादर यहाँ आई, मुख्यमंत्री की आई, अलग अलग मिनिस्टर राजनेताओं की चादर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पहुँच रही है और जो धार्मिक रस्में हैं उनका आयोजन भी इसमें किया जा रहा है। अजमेर में आज जो है पाकिस्तानी जत्था पहुँचने वाला है। सुबह 9 बजे की ट्रेन अमृतसर से वो आने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के चलते उसमें 2 से 3 घंटे की देरी बताई जा रही है। इस वक्त जो है हम अजमेर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की निगरानी है और इस पूरे जो परिसर है यहाँ पर पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। लोगों को यहाँ से जो है दूर रहने के लिए हिदायत दी गई है। जो प्रवेश द्वार है उनका जहाँ से वो आएंगे वहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे अंदर हम चल के दिखाएंगे किस तरह की व्यवस्था है। इस जो द्वार है उससे जो पाकिस्तानी जत्था है वो आने वाला है और अभी बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे अब भी लगेंगे उनको। तो तमाम व्यवस्थाओं का जायजा यहाँ पर अधिकारियों ने लिया है और उसके बाद जो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है, एक एक जो पाकिस्तानी जायरीन है उसको लेकर एक एक पुलिसकर्मी भी तैनात किया गया है। और आपको बता दें 400 पुलिसकर्मी जो है इस जो पूरे रूट है उसके दौरान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के अलग अलग जो इंतजाम है वो देखेंगे आप। आरपीएफ के साथ साथ जीआरपी और यहाँ की जो पुलिस है, इंटेलिजेंस है, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था में जुटे हैं। मेडिकल के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जो स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वो स्पेशल ट्रेन है। स्पेशल ट्रेन में जो यात्री निकलेंगे 230 पाकिस्तानी जायरीन बताए जा रहे हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ पर की गई है। ये जो द्वार है यहाँ से वो जाएंगे सेंट्रल गर्ल्स स्कूल। इसके लिए बसों की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की ओर से की गई। बसों के माध्यम से सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में वह ठहरेंगे। वहाँ पर कुछ देर विश्राम के बाद वह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में प्रवेश करेंगे और जो उनकी मनोकामना है, जो दुआएं वो जो पाकिस्तान से लेकर आए हैं वो दुआएं जो है वहाँ पर मांगी जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा मौका होता है जब एक बड़ा तीर्थ है उनके पाकिस्तानी जायरीन के लिए, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर दुआएं करें। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से उनके आने को लेकर की गई है और जैसे ही पाकिस्तानी यहाँ पर पहुँचते हैं उसे लेकर जो उनको यहाँ से ले जाकर जियारत कराने की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो 400 जवान ट्रेन स्टेशन और सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में तैनात किए गए हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। अजमेर अमृतसर ट्रेन से पहुंचेंगे
सारे जायरीन। तो स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। 400 से ज़्यादा जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था वहां पर ना फैले। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर के छत्तरगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मामा ने भांजी के साथ हैवानियत की है। 8 साल की भांजी के साथ मामा ने दुष्कर्म किया है, ऐसी जानकारी है। घायल बच्ची को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया है। डॉक्टरों ने शक होने पर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी मामा को हिरासत में ले लिया है। पॉक्सो एक्ट में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अस्पताल में चल रहा है मासूम बच्ची का इलाज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मामा ने भांजी के साथ दुष्कर्म किया है, ऐसी आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। जानकारी ये है कि अस्पताल में चल रहा मासूम का इलाज। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ सामने निकल कर आ पाया है? पुलिस का क्या कहना है? बेहद ही गंभीर आरोप है कि ये मामा पर। देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है कि जो मामा है उसने अपनी ही नाबालिग जो भांजी है उसके साथ इस तरह का जो दुराचार किया है। हाँ। तो इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ये मामा है, क्योंकि ये बच्ची जो है वो ननिहाल आई हुई थी और ननिहाल में कोई नहीं था। तो इस दरमियान ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जब बच्ची की हालत गंभीर हुई तो ये मामा खुद उसे अस्पताल लेकर आया, जहाँ चिकित्सकों को घटना को लेकर जो है शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस को जब जानकारी दी गई तो ये मामा वहां से फरार हो गया हॉस्पिटल से। और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो है आधे घंटे के अंदर ही इस मामा को। तो क्या ये जो आरोपी है ये मासूम को खुद लेकर के अस्पताल पहुंचा था? जी बिल्कुल, जो आरोपी है वो खुद इसे अस्पताल लेकर आया था और हाँ। वहां जाकर इसने एक अलग कहानी बताई, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी पहचान की और हाँ। आधे घंटे के अंदर ही इसे दबोच लिया गया और उसके बाद जो है वो जो बालिका है उसके बयान भी लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामा पर जो है पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, सलुम्बर के कुण में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन 10 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है। जानकारी है कि पीड़ित के मोबाइल पर महाराष्ट्र से एक व्यक्ति का कॉल आया था और पीड़ित को क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करने पर बंद हो जाने का हवाला दिया गया। इस पर पीड़ित ने कहा है कि उसके क्रेडिट कार्ड का कोई भी उपयोग नहीं है, इसलिए इसको वह बंद करवाना चाहता है। और इस पर धोखाधड़ी करने वाले युवक ने उसे एक लिंक भेजा जिसका नाम एनी डेस्क सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसने सॉफ्टवेयर में अपना नाम, पता, आधार कार्ड समेत कई फॉर्मेलिटी थी उनको भर दिया। भरने के बाद उसके मोबाइल पर कॉल आया, जहां रिसीव करने के बाद उसका मोबाइल हैंग हो गया। इसके बाद पीड़ित के बैंक अकाउंट से 10 किस्तों में 10,07,692 रुपए निकलने शुरू हो गए। पीड़ित ने तत्काल हरकत में आते हुए बैंक में मामले को बताया और कुण थाने में लिखित रूप में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। थानाधिकारी उनकी टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर में